चलिए ठीक है, आज का पेपर देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर वालों का पेपर है। ठीक है, पेपर 2 सेकेंड ईयर वालों का है, बट फर्स्ट ईयर वालों को भी इसको ज्वाइन करना है। सब लोग इसको देखिए और इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी ब्रांचेज हैं उसके लिए है। ठीक है, देख रहे हैं फीटर, मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी। ठीक है, मशीनरी, मशीन टूल, मेंटेनेंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेक। ठीक है, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, इन सब के लिए पेपर है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले देखिए जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सब लोग क्या करिए, इसको लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम इसको लाइक कर दीजिए। अब तक नहीं आए हैं उनको आप लोग मैसेज करके बताइए। ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे, इसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनको मैसेज करके बताइए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और सब लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिए। कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए। और इसमें एक क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो उसको मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है, वो लास्ट में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको हम पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए ठीक है, देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक जो है म्यू किसके बराबर होता है? ऑप्शन बताइए जल्दी से। घर्षण गुणांक म्यू किसके बराबर होता है? जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको मैसेज करके बोलिए कि अभी ज्वाइन हो जाए तुरंत, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं। ग्रुप में मैसेज करिए आप लोग अपने कि जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन हो अभी तुरंत, क्योंकि क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए उनको मैसेज करिए अभी तुरंत, सब लोग ज्वाइन हो जाएं इसके साथ। पहले का ए सही है। चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, सब लोग आंसर देते रहिए। ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है? m है। तो इसका वेट जो होगा नीचे, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने मास बोला, मास का मतलब kg, और इसका वेट जो mg नीचे होगा। g इसलिए होगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है पृथ्वी का, ग्रेविटी, उसके कारण mg नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचता है g की वजह से। तो ये w होगा, वेट होगा, और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो यहाँ पे जब इसका वेट mg नीचे की तरफ है तो इसका एक रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, प्रतिक्रिया बल कहाँ होगा? रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ताकि आदमी बैलेंस में रहे और जमीन पे चल सके। ठीक है, क्योंकि अगर ये बैलेंस में नहीं रहेगा तो नहीं चल पाएगा जमीन पे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? W इक्वल टू mg हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि मान लीजिए इधर से कोई एक आदमी बल लगाता है, ये होता है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। अब जब आदमी बल लगाता है तो ब्लॉक इधर चलेगा, तो इसके अपोजिट में एक दूसरा बल काम करता है, उसको बोलते हैं घर्षण बल। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो अब यहाँ पे घर्षण गुणांक डेवलप होता है, क्या होता है? म्यू। तो F इक्वल टू क्या हो जाता है? आपने पढ़ा होगा F प्रोपोर्शनल टू FS, F प्रोपोर्शनल टू R पढ़ा है, इस तरह से पढ़ा होगा, F प्रोपोर्शनल टू R। तो जब इसको हटाते हैं तो F इक्वल टू क्या आ जाता है? म्यू R, या म्यू इक्वल टू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? F अपॉन में R। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया है सबका आंसर सही आ रहा है। केशव शर्मा का ए है। ठीक है, आकाश कुमार सिंह ए, आकाश यादव, ठीक है, सबका ए आंसर है। पाखी अरोरा, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन सही है सबका? ठीक है, मैंने इसको डिटेल में बता दिया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो चीजें आएंगी मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें बताता रहूंगा। रोहित तिवारी का आंसर ए आ चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक क्या होगा, व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ 5 kg। मतलब घर्षण गुणांक आपसे पूछा है क्या होगा जब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मास, मतलब हम लोग जो बल लगाएंगे किसी मास पे 30 न्यूटन का लगाएंगे और जो मास होगा बॉडी का वो कितना होगा, 5 kg होगा। मतलब ये ब्लॉक कुछ इस तरह से बनेगा। इसको सॉल्व करके अभी तुरंत बताइए, आप लोग आंसर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इसको क्योंकि सेम टू सेम है। 5 kg हो गया, ये हो गया बल 30 न्यूटन का, ठीक है। अब म्यू का मान आपको बताना है, इसका आंसर जल्दी से बताइए, ठीक है। आलोक यादव ए सही है, गौतम श्रीवास्तव ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। मैंने पूरा फिगर बना दिया है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, जल्दी से। इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कप्तान दुबे एक का ए, ठीक है। दूसरे का आंसर बताइए आप लोग। कुसुम गुप्ता का ए आया है। कुसुम गुप्ता ये दूसरे का आंसर है कि पहले का है? एक क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे आंसर चाहिए। आप बताइए इसका क्या आंसर आएगा। अजीत पाल बी आया हुआ है इनका। दूसरे का बी 0.8 आ रहा है आलोक यादव का। रोहित तिवारी का डी आ रहा है, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, F इक्वल टू देखिए म्यू आर होता है, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन आर होगा। और F कितना दिया है 30। R इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि R ऊपर की तरफ लगता है और mg नीचे की तरफ लगता है। तो R इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, mg हो जाएगा। तो यहाँ पे आप mg रखिए, ठीक है। सबका D आंसर आ रहा है, B सही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 30 m के जगह पे कितनी वैल्यू है 5 kg। G की वैल्यू आप लोग 10 ले लीजिए, ठीक है। अप्रॉक्स तो आएगा ही, होता तो कितना है 9.81 करके होता है। तो आप लोग सीधे हम लोग इसको 10 ले रहे हैं, ठीक है। इसको 10 ले रहे हैं। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो 3/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 5 6 के 30, 0.6 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सुभाषिस साहू, रेशमा, सब इन कप्तान दुबे का बी आ रहा है। सबका बी आ रहा है, कहाँ से बी आ रहा है भाई? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल आंसर तो आना चाहिए 0.6, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट कमेंट करके बताएं। किसी को कोई डाउट? कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया, अगला वाला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए इसीलिए पेपर में सॉल्व करा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, और केवल पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। 10 पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि मतलब अगर 50 नंबर का पेपर है तो आप 40 प्लस तो लेके ही आएंगे, ये 100% है। 4-5 क्वेश्चन देखिए सबका गलत हो सकता है, ठीक है, बट आपका 40 प्लस आएगा, ये कन्फर्म है। चलिए देखिए, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था F इक्वल टू, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है Fs वो बराबर है किसके, अप्लाइड फोर्स के। तो देन द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज नोन एज, दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए मैंने फ्रिक्शन के 4 प्रकार बताए थे। फ्रिक्शन 4 तरह का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होता है नॉर्मल फ्रिक्शन। बट यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना,
इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि देखिए कोई ब्लॉक है जैसे, अब इसकी एक लिमिट है, इस पर अगर आप बल लगाएंगे तो इस पर जो अपोजिट बल, जो घर्षण बल लगेगा, ठीक है, इसकी एक लिमिट होगी, इसकी एक लिमिट होगी। इसकी लिमिट अगर मान लीजिए अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, रुका हुआ रहेगा। बस स्टैटिक फ्रिक्शन से मतलब ये जस्ट मूव, जस्ट स्टार्ट कर दे चलना, जस्ट मतलब चलना स्टार्ट कर दे, जस्ट स्टार्ट टू मूव, है ना, ये जस्ट चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये क्या करता है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। जो फ्रिक्शन है अगर आप बल लगाते हैं तो पहले ये रुका हुआ है तो उस समय क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक गुणांक है, स्थैतिक घर्षण है, ठीक है। बट जैसे ये लिमिट को क्रॉस करता है, एफएस से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है बल, जो एफ की वैल्यू है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जब एफएस से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जब ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी तो मतलब इस तरह के फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू होने पे भी ये चलने की कोशिश पूरी करेगा, और जब ज़्यादा होगा तो चल ही देगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे इक्वल की बात किया है कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, पूरा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, किसी को कोई दिक्कत इसमें? कमेंट करके बताइए। इसका आंसर नहीं आ रहा था तो इसीलिए मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। आप लोग लिखिए नो डाउट, कोई डाउट नहीं, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। फिर किसी को कोई डाउट इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में? स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइड करने लगेगा, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ वन सरफेस टू अपोज मोशन ऑफ द अनदर सरफेस इज इन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेस बना हुआ है, इस पर अगर आप एक बल लगाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या करता है, एक अपोजिट बल लगता है, इसके अपोजिट में एक दूसरा बल लगता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा बोथ ए एंड बी। पहला ऑप्शन हो गया बल, दूसरा हो गया घर्षण, तीसरा बल और घर्षण दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन, ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है। कुसुम गुप्ता का भी बी है, रोहित तिवारी बी, विशाल वर्मा बी, सबका आंसर सही आ रहा है। आकाश निषाद का भी फ्रिक्शन आया हुआ है, बहुत अच्छे, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन लाइज एट, शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या होता है, ठीक है, शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होता है? अजीत पाल का भी बी आया हुआ है, आलोक यादव का भी ठीक है। कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? इसका आंसर बताइए। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा आपको करेगा कंफ्यूज, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसका आप लोग सही आंसर कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए, 4 का बी सही होगा, ठीक है। 5 का देखिए, इसका सही, देखिए जो कोन होगा 2 तरह का होगा, एक होगा सॉलिड, सॉलिड का मतलब खोखला नहीं होगा, एक होगा सॉलिड कोन और एक होगा हॉलो कोन यानी खोखला सिलेंडर, ठीक है, खोखला शंकु। तो सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पे होगा और कहाँ पे होगा, इसके बारे में आपसे बात किया है। तो जो सॉलिड कोन होगा, सॉलिड कोन मतलब कुछ इस तरह का होगा,
ऐसे बना होगा, ये पूरा मतलब भरा रहेगा, ठीक है, इसमें मटेरियल भरा होगा। तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसकी जो हाइट है, जो इसकी ये हाइट है ना, तो हाइट बाई 4 पे होगा, हाइट की 1/4 पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा। आप कह सकते हैं कि इस तरह से होगा 1/4h, ठीक है। ऐसा होगा क्योंकि जब ये खोखला नहीं होगा तो इसका भार नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, तो इसीलिए 1/4 पे होगा, ठीक है। बट अगर ये हालो होगा मतलब कुछ इस तरह का होगा, उस कंडीशन में तो इसका नीचे की तरफ भार कम होगा, तो उस कंडीशन में कितना होगा, h/3 पे होगा। उस कंडीशन में कितने पे होगा, h/3 पे, ठीक है, 1/3h पे होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए, ठीक है, इसको कॉपी में आप नोट बना लीजिए। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है, कोन का केवल पूछ लिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये भी नहीं बताया है कि बेस से होगा, बेस से लेना है कि शीर्ष से लेना है, बेस से या शीर्ष से। तो हम लोग ऑप्शन को कट कर सकते थे। तो एक तो ऑप्शन ए वाला होना चाहिए, या तो बी या तो सी, क्योंकि 2/3 आप देखेंगे तो शीर्ष से कितना होगा, जब 1/3 आधार से 1/3 है तो शीर्ष से 2/3 होगा, तभी तो 3/3 यानी 1 होगा टोटल। क्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। बट अगर एक खोखला होता तो बी से भी जा सकते थे और सी से भी, बी सी इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेस या शीर्ष नहीं पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम मतलब क्लियरली नोट कर लीजिएगा, जितनी बातें मैंने बताई है पूरा नोट कर लीजिएगा, पेपर में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा मिस्टेक होता है तो इस क्वेश्चन में आपको जाना है किससे, 1/4 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आप इसको सॉलिड मान के चलिए, ठीक है, ठीक है। अगर ये सॉलिड होगा, ठीक है, सॉलिड होगा तो कहाँ पे होगा, 1/4 पे होगा, हालो होगा तो इतना होगा। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन न दिया होता तो 1/3 के साथ जाते, बट ये दोनों ऑप्शन दिया है और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि बेस होगा कि शीर्ष होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ। कोई डाउट किसी को, नो डाउट लिखिए। मेरा सही है, ठीक है। सब लोग अपने नंबर काउंट करते रहिएगा इसमें। सर ए होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ सीट ऑफ नेग्लेजिबल थिकनेस, मतलब ऐसा पेपर, ऐसा सीट जिसका मोटाई नेग्लेजिबल हो, मतलब बहुत कम हो, इज कॉल्ड लेमिना, उसको बोलते हैं लेमिना, ठीक है। ऐसे पेपर जिसकी मोटाई बहुत कम हो उसको क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। लेमिने का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा आया था, आपको याद होगा, इस तरह का फिगर बना होता था, तो आपसे पूछता था कि इस लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए, ठीक है। डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं है। तो इस लेमिना का जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछता था तो इसी को बोलते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। अब बोला है इसने क्या, नेग्लेजिबल थिकनेस इज कॉल्ड लेमिना एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कहेंगे, ऑप्शन कौन जाएगा, यानी मध्यिका, यानी मध्यिका तो जाएगा नहीं, बाइसेक्टर का मतलब होता है अर्धक, अर्धक भी नहीं जाएगा, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, ठीक है, तो सेंटर भी नहीं होगा। ये क्या होगा ऑप्शन, सेंट्रोइड यानी केंद्रक, इसका ऑप्शन क्या होगा, केंद्रक। किसका किसका सही आंसर था, कि इसका छठे का, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आ रहा है। गौतम श्रीवास्तव का बी आया है, आकाश कुमार सिंह का बी है, कुसुम गुप्ता का बी, आलोक चौहान बी, रेशमा का बी, बहुत अच्छे, केशव शर्मा का भी बी आ गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेम्पोररी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैग्नेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो टेम्पोररी तो होता है। टेम्पोररी मैग्नेट में देखिए, जो मैग्नेट की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट की मेन प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको हम लोग किसी मैग्नेट को अगर किसी भी स्ट्रिंग से बांध करके अगर लटका देंगे तो हमेशा क्या होगा,
नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। ठीक है, कोई भी जो मैग्नेट होगा एक्चुअल में, अगर उसको हम लोग बांध के अगर लटका देंगे तो क्या होगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। बट जो टेम्पोररी मैग्नेट है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ध्यान, जो लोग रेलवे लाइन के साइड में रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोहे का टुकड़ा ट्रैक पे रख देते हैं, तो उससे मैग्नेट जब ट्रेन आती है जरिए मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है उस लोहे के टुकड़े में आ जाता है, तो आप कहते हैं कि ये भी मैग्नेट बन गया एक तरह का। तो उस तरह का होता है टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, तो उस एक्चुअल मैग्नेट होगा वो हमेशा किस में रुकेगा, नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। बट जो टेम्पोररी मैग्नेट होगा, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ में नहीं रुकेगा, नॉर्थ साउथ में नहीं रुकेगा। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी कि नॉर्थ साउथ में नहीं रुकेगा, बट इसने बोला है कि कौन इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर ऑलवेज परमानेंट। नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा परमानेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर वो परमानेंट होते तो हम जब उसको रोकते तो ये पता चल जाता कि ये नॉर्थ में रुक रहा है कि साउथ में रुक रहा है, जिसका मतलब उसके पोल परमानेंट नहीं होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब लोग आंसर टिक करते चलिए, सब लोग आंसर टिक करते चलिए। 7 का डी, बहुत अच्छे। 7 का डी, विशाल वर्मा का भी डी है। अंकित तिवारी क्लास, ठीक है, अंकित विश्वकर्मा का भी डी है। कुसुम गुप्ता डी, केशव शर्मा डी, सबका डी आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब इसका आंसर सही दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक लाइन, चुंबकीय लाइन ऑफ फोर्सेस, फोर्स की जो चुंबकीय लाइंस होती हैं उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इसमें कि वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो सही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फोर्स की, वो अगर एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करती हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब दो लाइंस अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, एक ही डायरेक्शन में जब ट्रैवल करती हैं तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं, ये सही है। बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, ये खींचे हुए इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह व्यवहार करती हैं, ये भी सही है। मतलब कम ज़्यादा, छोटा बड़ा इनमें होता रहता है, खिंचाव आता जाता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। पास थ्रू ऑल मीडिया, ये सारे मीडिया पास करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। यही ऑप्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये सारे मीडिया में जा सकती हैं, इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, और वाइल ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में जब ट्रैवल करती हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी उसकी है, बट जो ऑप्शन नंबर सी है यही इसका सही आंसर होगा। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें, कमेंट करके बताइए। आंसर नंबर सी, सबका आंसर आ रहा है। आलोक यादव का बी आया हुआ है, ऑप्शन सी होगा भाई। अभिषेक सिंह का ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी लोग, गौतम श्रीवास्तव का सी आ गया, विशाल वर्मा सी, अंकित विश्वकर्मा का सी आ गया, बहुत अच्छे। आप लोग अपना नंबर जो है काउंट करते चलिए, ठीक है, कि किसके कितने नंबर आए। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस है टेम्पोररी मैग्नेट। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो टेम्पोररी मैग्नेट है, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो टेम्पोररी मैग्नेट है। तो अभी मैंने टेम्पोररी मैग्नेट का एक आपको प्रॉपर्टी बताया, तो उसके हिसाब से बताइए कौन सी ऐसी डिवाइस है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो टेम्पोररी मैग्नेट है, जल्दी से। ठीक है, अब सबका आंसर आ रहा है। 8 का सी ठीक है। 9th वाला बताइए कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर बताइए कौन सा सही है 9 का। यहां पे आपको दिख रहा होगा सोलेनॉइड, है ना। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में जो नॉर्थ और साउथ है इसको क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये टेम्पोररी मैग्नेट होगा। इसका नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, टेम्पोररी मैग्नेट होगा। क्लियर। अंकित विश्वकर्मा का ये आ गया, आलोक यादव का भी एक आया हुआ है, ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। Which insulation has resistance to hear, oil, aging and water? कौन सा ऐसा इंसुलेशन है, ठीक है, प्रतिरोधक है, जो सुनने के लिए ऑयल, एजिंग और वाटर में यूज होता है, ठीक है। ऑयल, एजिंग और वाटर के लिए कौन सा ऐसा प्रतिरोधक है? तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोधक हैं, तो जैसे मान लीजिए ये रबर नहीं आएगा, पीवीसी नहीं आएगा, प्लास्टिक नहीं आएगा, इसका जो आर्टिफिशियल नियोप्रीन होता है वही होता है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा, रबर नहीं होगा भाई, रबर नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा, नियोप्रीन आर्टिफिशियल, इसका आंसर होगा नियोप्रीन आर्टिफिशियल, यही इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये ट्रीटमेंट में पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर इज यूज एज हीटिंग? कौन सा वायर है जो हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है? इसका आंसर सबको देना पड़ेगा। इसमें कौन सा ऐसा वायर है जो हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज होता है? 10वें का बी सही आ रहा है सबका, 10वें का बी, अंकित विश्वकर्मा का ठीक है, गौतम श्रीवास्तव बी, कनक गुप्ता बी, कप्तान दुबे का भी बी आ रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पे बताइए कौन सा 11 का, अभिषेक सिंह का डी आ रहा है 11 का, हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको ध्यान दीजिए, हीटिंग एलिमेंट के रूप में कौन सा वायर होता है? ऑप्शन नंबर ए कुसुम गुप्ता का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आप लोग हीटर वगैरह यूज करते हैं, उसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में कॉपर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है? 11 का ए सुभाषिष साहू, ठीक है, कॉपर अंकित विश्वकर्मा, बहुत अच्छे। 12 का बताइए कौन सा इसका आंसर होगा 12 वाले का? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कैलकुलेटेड बाई, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इसको बताइए आप लोग। कंडक्टर का बताइए किस फार्मूले से इस्तेमाल करते हैं? अगर 12 वाले में अगर ध्यान दें तो आपको याद होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के, जो तार की लंबाई होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जब इसको मिला देते थे इक्वेशन 1 और 2, तो क्या होता है, r प्रोपोर्शनल टू l/a। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, तो r इक्वल टू रो l/a, ठीक है, r इक्वल टू रो l/a। तो ये फार्मूला देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आकाश निषाद का आंसर सही आया हुआ है, केशव शर्मा का सी आ गया, राकेश यादव का सी नहीं है भाई, सी में आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 का सही आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको? अगला क्वेश्चन देखिए, विच फार्मूला डिनोट्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y? तो x और y के बीच में कौन सा फार्मूला यूज होता है, कौन सा ग्राफ इस्तेमाल होता है? तो आपको याद होना चाहिए, कुछ इस तरह से लाइन अगर बनी हो और अगर इसका स्लोप, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो कितना है, m है,
तो आपने स्लोप का फार्मूला पढ़ा है ना, m = tan थीटा। तो इस कंडीशन में जो इस लाइन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = mx + c। तो a वाला c होता है, y अक्ष पे जो कटान बिंदु होता है वो होता है c। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला आंसर होगा। जिसका आंसर आ जा रहा है ईमानदारी से उसको काउंट करे रखेगा ताकि नंबर काउंट करने में दिक्कत ना हो। तो जब आप 10 पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपने किस पेपर में कितना नंबर लाया। आप उसके हिसाब से तैयारी रखेंगे, जिसका कम रहेगा वो थोड़ा और मेहनत करेगा, जिसका ज़्यादा है वो थोड़ा और अच्छा करेगा, तो पूरा 100 लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर भी इन्फॉर्म करना है कि मार्क्स थोड़े अच्छे आने चाहिए इस सब्जेक्ट में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस आर कॉल्ड, मतलब कोई भी दो अक्ष हैं, उन दोनों का कटान बिंदु, अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन है कि अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं। तो क्या y अक्ष हो गया और a हो गया उसका कटान बिंदु, तो इसको आप क्या बोलते हैं। आंसर इसका क्या होगा बताइए, अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे। अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे। अक्षों के कटान बिंदु को बताइए क्या बोलेंगे। अक्षों के कटान बिंदु को क्या बोलेंगे। नितेश कुमार का ए आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं होनी है, तो ऑप्शन तो ये सब तो नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ओरिजिन मतलब केंद्र। ठीक है, अक्षों का जो कटान बिंदु होगा वो क्या होगा। ठीक है, अक्षों का कटान बिंदु क्या होगा, केंद्र। ठीक है, अक्षों का कटान बिंदु क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स 36,5 एंड 6,0 आर, मतलब दो पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट है 36,5 और दूसरा क्या है 6,10। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट पूछा है, मिड पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। इसका मिड पॉइंट बताना है आपको। 14 का डी सबका सही आ रहा है। 15 का बताइए इसका मिड पॉइंट क्या आएगा। इसका मिड पॉइंट बताइए सब लोग क्या आएगा। इसके लिए फार्मूला आपको याद होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये देखिए, a x1 है, a y1 है, a x2 है, a मध्य बिंदु पूछा है आपसे। तो x1 और x2 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 + 6 / 2। तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 42/2, मतलब कितना आ गया 21, और 5 + 10 / 2, एक कितना हो गया 15/2 यानी 7.5। तो एक वैल्यू आ गई 21 और दूसरी हो गई 7.5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा 13 का ए सही होगा है, 13 का ए। 14 का बताइए आप लोग, 14 का तो करा दिया ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो कॉपर एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखें।
कि जो कॉपर है उसको हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक है। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है, न कि एक हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। और स्टील भी नहीं करते हैं और पीतल भी नहीं करते हैं, ठीक है। कौन बचा? नाइक्रोम। नाइक्रोम को इस्तेमाल करते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में। इसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसकी तरफ, ठीक है, क्योंकि स्टील को ब्रास की तरफ मैंने ध्यान दिया था, नाइक्रोम को मैंने देखा ही नहीं था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 11 का ए होगा, डी होगा। 11 का डी होगा नाइक्रोम। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था थोड़ा। चलिए, इसके लिए ध्यान नहीं दिया था मैंने नाइक्रोम की तरफ। हाँ, नाइक्रोम होगा, ठीक है। गौतम श्रीवास्तव, नाइक्रोम होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाँ, ठीक है, यूज करते हैं, बहुत अच्छे। देखिए, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आर टाइप्स ऑफ टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आपने इंटर में पढ़ा होगा। आप जब इंटर में पढ़ते थे तो आपको एक लेस देन वाला टेबल, ठीक है, फिर क्या आता था, जैसे लिखा होता लेस देन 10, लिखा होता था लेस देन 10, फिर लिखा होता था लेस देन 20। तो आप यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाते थे, क्लास इंटरवल याद आ रहा है, वर्ग अंतराल बनाते थे, तो आप लिखते थे 0 से 10, 10 से 20, कुछ ऐसे बनाते थे। तो ये किस में होता है? फ्रीक्वेंसी के केस में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को कोई डाउट? हाँ, 16 का सी होगा, गौतम श्रीवास्तव का सही है, ठीक है। आलोक यादव सही था सबका, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 16 का सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर, इसको ध्यान दीजिएगा, होल नंबर। पहले 10 पूर्ण संख्याओं का आपको माध्य बताना है। पहली 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो पहली 10 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। पहली 10 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए पहली 10 संख्याएं हो गई। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पदों को आप क्या करिए? जोड़ दीजिए, ठीक है। कुल पदों को आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इस तरह से इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। बटे पदों की संख्या कितनी है? 10। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9, 8, 17, 17, 7, 3, 20, 4, 24, 6, 30, 5, 35, 4, 39, 1, 40, 5, 45। तो 45 डिवाइड बाई 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4.5, ठीक है। तो आंसर कितना आया? 4.5, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब जैसे किसी का क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, चलिए ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता, ये तो कन्फर्म है होल नंबर होता है तो 0 से स्टार्ट होगा। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और जब आपका पेपर अगर आता है तो आप पेपर में जो इंग्लिश में लिखा है आप उसी पे विश्वास करेंगे, जो हिंदी में लिखा है वो मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो हिंदी में हो सकता है कुछ और लिखा हो, इंग्लिश में कुछ और लिखा हो, तो आप इंग्लिश वाले को भी थोड़ा सा पढ़ा करिए। इसीलिए मैं इंग्लिश में पेपर लेके आ रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को हम लोग निकाल के चेक करते हैं क्या आएगा। अगर ये बोलता कि पहली 10 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 1 से लेकर के कहाँ तक जोड़ेंगे? 10 तक जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 9 तक तो आपने जोड़ा ही था, डिवाइड बाई 10 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 55 डिवाइड बाई 10, यानी ये कितना आ जाएगा? 5.5, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जब ये बोलेगा प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रीति विश्वकर्मा का आंसर आ चुका है डी, ठीक है, बहुत अच्छे, सबका आंसर सही आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना, 18 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर गैस कार्बोराइजिंग, ठीक है। गैस कार्बोराइजिंग के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? आप लोग ध्यान दिए होंगे कि घर में क्या बनता है?
गैस वाला जो गैस के लिए आप लोग क्या व्यवस्था करते हैं कि पहले क्या होता था, पेड़ पौधे या कोई भी चीज़ें जब काट करके उसको गड्ढे में इकट्ठा कर देते थे, है ना, और घर में जो भैंस के गोबर वगैरह होते हैं उसको लोग इकट्ठा करके क्या करते हैं, उसको गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे जो गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो उस अंदर जो गैस वहाँ पे मिलती है, जब हम पेड़ पौधे को काटते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे जो अंदर गैस मिलती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गैस कार्बोराइजिंग के लिए मीथेन गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रीति विश्वकर्मा का आंसर ठीक है, सी सही है। आप लोग नंबर काउंट करते रहिएगा। रेशमा का नंबर ठीक है, गौतम श्रीवास्तव का 3 सही है, अंकित विश्वकर्मा, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19 को बताइए, इसका आंसर क्या होगा। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हीट ट्रीटमेंट फॉर ऑफ क्रैंकशॉफ्ट। क्रैंकशॉफ्ट के लिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ क्रैंकशॉफ्ट को हीट ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप बताइए इसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं। केस हार्डनिंग नहीं होगा, ठीक है, केस हार्डनिंग नहीं होता है, टेम्परिंग नहीं होता है, कार्बोराइजिंग तो होता ही नहीं है। ठीक है, कौन सा बचा, नाइट्राइडिंग, क्या है, नाइट्राइडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया सबका आंसर। इस वाले मैंने हीट ट्रीटमेंट में इसको पढ़ाया था, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया था, बस मैंने ये, अगर आप चाहेंगे तो अगर आप उसको समझ लिए हैं कि तीनों टाइप कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कार्बोराइजिंग तो होना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गैस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और उसके लिए हीट ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, टेम्परिंग तब करते हैं जब कोई पदार्थ क्या होता है, हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है, तो फिर उसके बाद टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद केस हार्डनिंग करते हैं। ये दोनों चीज़ें, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग होना नहीं है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा बचा है, डी। ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छे, सबका आंसर डी वाला एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, चलिए बताइए इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोराइजिंग साल्ट। इसमें से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है, कौन सा आंसर है। नाइट्राइडिंग ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है। इसमें से कौन सा आंसर है जो कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर दीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है अभी, बताइए इसका, आप जज करिए कि क्या आंसर सही हो सकता है। आंसर अभी तक किसी का नहीं आया, डी सही आ रहा है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे देखिए, जो सोडियम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सोडियम साल्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पे साल्ट की बात हुई है तो सोडियम तो आना ही आना है, क्लियर हो गया, सोडियम तो आना ही आना है, बेरियम का नहीं आना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको जज करना होता है। मान लीजिए आपको नहीं पता था, बट आपको साल्ट का फार्मूला पता है ना, NaCl, तो साल्ट में तो सोडियम आता ही है और जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं उन सब में सोडियम है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मैं वेट कर रहा था थोड़ा आपके क्वेश्चन का, इस तरह से आप जज किया करिए। मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो आइडियल आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आपको याद होगा। बायल का नियम क्या होता है कि जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलता था, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलता था बायल वाले में। ठीक है, और चार्ल्स के नियम में क्या मिलता था, V प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, यानी V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलता था। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप मिला देते थे तो आपको क्या मिलता था, PV अपॉन T इक्वल टू
कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको? ये बायल का नियम है और ये चार्ल्स का नियम है, इसको आपको याद रखना है। बायल का नियम क्या होता है कि जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो चार्ल्स का नियम होता है जो आयतन होता है टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रीति विश्वकर्मा का आंसर सही आ रहा है। चलिए ठीक है, सी नहीं भाई, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? 22 का डी, प्रमोद कुमार का डी सही है। और जो लोग लेट में, वो लोग जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर लास्ट में मैं आपसे बात करता हूँ उस टॉपिक पे, पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए 21 का डी सबका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? कौन सा ऐसा नियम है जो आयतन और ताप में रिलेशन बताता है? कौन सा नियम है? अभी मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल का नियम होता है, बोलते हैं। इस नियम को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, इस नियम को क्या बोलते हैं? चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। 22 का ए सही आंसर होगा। ठीक है, जिसका भी सही आंसर आ रहा है वो नंबर को काउंट कर लेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बहुत अच्छे। एट व्हाट टेम्परेचर गैस हैज नो वॉल्यूम एंड इट डिस्पेयर? किस टेम्परेचर पे गैस का कोई आयतन नहीं होता और वो गायब हो जाती है? हाँ ठीक है, चलिए सबका आंसर सही आ रहा है, सबका आंसर ए आ गया। बहुत अच्छे। मोहम्मद बिलाल लेट ज्वाइन हुए हैं। जो लोग लेट में ज्वाइन हुए हैं वो लोग बाद में इस वीडियो को देख लेंगे, और अब सब लोग कोशिश ये करेंगे कि टाइम से ज्वाइन हो जाया करें। ठीक है, ताकि अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे और सबके बीच में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर देने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है। आपको यहाँ पे मतलब वो फीलिंग आएगी कि जैसे कोई सामने बैठ के पढ़ा रहा हो। तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन जरूर आया करिए। ठीक है, आप अकेले जब हो सकता है वीडियो को स्टार्ट करेंगे बाद में, तो हो सकता है पूरा ना देखें। ठीक है, और आधे पे छोड़ दें, बट यहाँ पे आप 1 घंटा बैठ भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। जबकि ये पेपर कितने का होता है? 1.5 घंटे का होता है, आपका 1 घंटा में सॉल्व हो जाता है। अब आधे घंटे बचा जो है, 2-4 क्वेश्चन जो टफ रहेंगे उसी के लिए बचा रहेगा। ठीक है, सबका आंसर ए आ रहा है। कुसुम गुप्ता का ए आ रहा है, राकेश यादव का ए, गौतम श्रीवास्तव ए, 23 का ए। बिल्कुल गलत है भाई, 23 का ए नहीं होगा, 23 का बी होगा। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर्स गैस हैज नो वॉल्यूम? जिसका आयतन नहीं होता और वो गायब हो जाती है, वो क्या होती है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, गैस गायब हो जाती है -273 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? गैस डिसिपेयर हो रही है। ठीक है, मतलब गैस यहाँ पे लीजिए, गैस डिसिपेयर है रही है। ये नहीं कि यहाँ पे कौन डिस्पेयर हो रहा है? गैस। लिक्विड नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत किसी को? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। बहुत अच्छे, सब लोग इसको याद कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 30, यानी एल की वैल्यू दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन की वैल्यू दिया है 30। वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन एक्स बार, जो समांतर माध्य होता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, उसकी वैल्यू कितना दिया है? 15। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज यानी सिग्मा एक्स का मान पूछा है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, बस इसको आपको लगाना है। तो देखिए
एक्स बार की जगह पे आप 15 रखेंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एन की वैल्यू कितनी है 30, तो हो गया 15 मल्टीप्लाई में 30 आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुल पदों का योग इक्वल टू कितना हो जाएगा 450। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कॉपी पेन रहेगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इसको नोट भी करता चलेगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को वो लोग नोट भी करते चलेंगे। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? चलिए 24 का बी आ रहा है सबका, बहुत अच्छे। गौतम श्रीवास्तव का आ गया, रोहित तिवारी बी, गौरव चौधरी का 2 यानी बी सही है। गौरव चौधरी काफी लेट ज्वाइन हुए हैं, कल से ऐसा नहीं, कल से सब लोग टाइम से ज्वाइन हुई है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, ठीक है? आप लोग ग्रुप में जरूर ज्वाइन हुई है, वहां पे मैं मैसेज कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, अ पुली रिवॉल्विंग एट 500 आरपीएम। एक पुली है जो 500 आरपीएम से घूम रही है, हैविंग अ डाया ऑफ 52 सेंटीमीटर। उसका जो डायमीटर, उसका जो व्यास है 52 सेंटीमीटर है। द टेंशन ऑन द ड्राइविंग, जो ड्राइविंग साइड पे टेंशन है, एंड स्लैक ऑफ द बेल्ट, और ब्लैक पे स्लैक ऑफ द बेल्ट, जो बेल्ट का स्लैक है उस पे जो टेंशन है वो कितना 50 kg और 25 kg है। फाइंड आउट एचपी ट्रांसमिटेड, ये बताना है कि कितना पावर वहां से ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पूरा समझा दिया है। अब उसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूं कि यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइए कि नीचे इधर क्या लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि इसमें क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपको जो लिखा हुआ है नीचे वही करना है। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि क्या लिखा हुआ है। और जितने लोग ज्वाइन हुए हैं अभी तक, जो लोग लाइक नहीं किए हैं उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, कम से कम आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। जितने लोग ज्वाइन हुए हैं इसको लाइक कर दीजिए। होमवर्क, हाँ अंकित विश्वकर्मा होमवर्क, इसका मतलब आप समझ गए ना कि आपको इसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। ठीक है, होमवर्क बहुत अच्छे कुसुम गुप्ता होमवर्क, केशव शर्मा होमवर्क, मतलब ये होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। और जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं इसको लाइक कर दीजिए। और कल से आप लोग कोशिश ये करिएगा कि सब लोग टाइम से ज्वाइन होइएगा। ठीक है, इसको होमवर्क है, इसको करके भेजना है। बाकी सब लोग नंबर अपने काउंट करते रहिए। अब कल से आप लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम ज्वाइन होंगे, पेन प्लस कॉपी के साथ बैठेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपने नंबर हमेशा काउंट किया करिए कि कितने नंबर आए, कितने पेपर आपने दिए, कितने पेपर आपके सॉल्व हुए। क्योंकि यहाँ से जब 50 आउट ऑफ 50 आएगा ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मेरा सर 23 सही है, आलोक यादव का 23 सही है, बहुत अच्छे। सेकेंड ईयर का 23 सही है आपका, बहुत अच्छे। गौरव चौधरी ठीक है, चलिए ठीक है। अब जो है आप लोग, जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लोग कहें तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज मैं फर्स्ट ईयर का एक पेपर अगर आप लोग कहें तो मैं रात को 9 बजे मैं करा दूं। आप लोग अभी कमेंट करके बताइए हाँ सर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्वाइन होंगे, हाँ या ना में मैसेज करिए, बस कमेंट में हाँ या ना में मैसेज करिए। कम से कम 15-20 लोग अगर ज्वाइन होते हैं तो मैं एक पेपर आज रात में 9 बजे मैं करा दूंगा। ठीक है, रात में 9 बजे अगर आप लोग फ्री होते हो तो बताइए, या 8 बजे का टाइम रखना हो तो बताइए, जैसा भी आप टाइम बताइए मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, एक पेपर वहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एक दिन में एक ही हो पा रहा है 1 घंटे, तो एक पेपर और हो जाएगा। जब एक दिन में 2 पेपर होगा तो 2-4-10 पेपर कराने के बाद जो कुछ चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं जो आप बताएंगे, मैं उसको इसी तरह से लाइव मैं आपको लिख के पूरा नोट्स बनवा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर जी, हाँ सर जी ठीक है। 17 मेरे सही हैं सर। 4 क्या है, डाटा नहीं बचा, बहुत डाटा बचा के रखा करो भाई। 22 सही हैं। आलोक चौहान के 16 सही हैं। ज्वाइन होंगे सर हम। आलोक यादव बहुत अच्छे, चलिए ठीक है 9 बजे, चलिए ठीक है 9 बजे सही है। ठीक है, आप लोग 9 बजे खाना पीना खा करके ठीक है आराम से बैठ जाइएगा। उसके बाद मैं आपको एक पेपर आज रात में 9 बजे सॉल्व कराऊंगा। क्लियर, लाइव में सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, कुछ लोगों का डेटा जो है नहीं बचा है, तो उसके लिए देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग कल से डेटा बचा के रखिएगा, ठीक है। तो नाइट में अगर आप कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो मैं आराम से जो आपका थ्योरी वाला भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, मैं उसको भी पढ़ा के कवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे पर डे 1 ही घंटा हो पा रहा है, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर रात में आप लोग कहें तो मैं जो भी सिलेबस बचा हुआ है मैं सब क्लियर कर दूंगा। सारे सही हैं गौरव चौधरी के, आलोक के सारे